Hello students, in this video we'll discuss chapter number 12 India's struggle for freedom। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने कितना स्ट्रगल किया तब जाके हमने अचीव किया इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम को, आज़ादी को। ब्रिटिशर्स इजीली इंडिया से जाने वाले नहीं थे। उनको ऐसे लगता था कि भाई इंडिया कितनी अच्छी कंट्री है, हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, हमारे फिनिश प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे इंडियंस हमें फुल टू सपोर्ट करते हैं। बेटा सच में ये बात सही है कि बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना चाहते थे, पर बहुत सारे ऐसे भी थे जो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल इंडिया में कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जाना तो नहीं चाहते थे यहाँ से। फिर एक टाइम ऐसे आया कि नेशनलिज्म का स्प्रेड हुआ। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म क्या है, वो क्या कॉजेज़ थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म का राइज हुआ इंडिया में, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब नेशनलिज्म क्या होता है बेटा? अपनी कंट्री के टुवर्ड्स लव। आप अपनी कंट्री के लोगों में कितने भी डिफरेंसेस देखें, फिर भी आपको जब ऐसा लगने लगे कि नहीं भाई हम तो एक हैं, एक एरिया के रहने वाले लोग हैं, ये हमारा नेशन है, तो इसी को क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। ठीक है, जब लोगों के मन में एक स्ट्रॉन्ग सेंस डेवलप होने लगे कि भाई वो बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर नेशन से, भले ही उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हों, वो डिफरेंसेस रिलीजन को लेकर के हो सकते हैं, क्लास को लेकर के हो सकते हैं, आप हिंदू मुस्लिम हो सकते हो, आप क्रिश्चियन हो सकते हो, आप सिख हो सकते हो, आप रिच हो सकते हो, आप पुअर हो सकते हो, आप तमिल बोलने वाले हो सकते हो, आप तेलुगु बोलने वाले हो सकते हो, पर फिर भी जब आपको ऐसा लगने लगे कि इतने डिफरेंसेस तो हैं, फिर भी हम एक नेशन का पार्ट हैं, जब ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके मन में आ जाए, तो इसी को क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। तो बेटा अगर पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय नेशनलिज्म, तो ये 4 लाइनें आपको याद ही कर लेनी हैं। व्हेन पीपल ऑफ अ कंट्री डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, क्लास, लैंग्वेज। ठीक है, उनका रिलीजन कोई भी हो, क्लास कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो, इन सबको साइडलाइन करते हुए जब उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस डेवलप हो जाए कि हम एक सेम नेशन का पार्ट हैं, तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? नेशनलिज्म। अब बेटा हम बात करेंगे सेकेंड हाफ की। किसकी सेकेंड हाफ की? 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की। तो सबसे पहले तो आप ये समझो 19th सेंचुरी क्या है। 19th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1801 से स्टार्ट होकर 1900 तक चलेगा। यहाँ पर हम सेकेंड हाफ की बात करें, मतलब हम 1850s के बाद से लेकर के 1900 तक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का राइज होने लग गया। ठीक है, और यहीं पर हमने देखा कि फाउंडेशन और ग्रोथ होती है किसकी? ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट की। कहाँ पर बेटा? इंडिया में। अब इंडिया के लोग भी पॉलिटिकली कॉन्शियस होने लग गए हैं, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लग गए हैं, नेशनल मूवमेंट प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होने लग गई हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लग गए हैं, मतलब वो लोग अब ग्रुप बनाने लग गए हैं, नेशन के रिगार्ड में सोचने लग गए हैं। बेटा फॉरेन रूल हमारी कंट्री पे एक अच्छा खासा टाइम रहा। ठीक है, देखो अगर हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई, थोड़ा टाइम वो ट्रेडर बन के रही, पर बाद में धीरे धीरे करके उसने पॉलिटिकल डोमिनेंस स्टार्ट किया। पहली बार हमने लड़ना चालू किया था कब लड़ना चालू किया बेटा? 1757 में जब हुआ बैटल ऑफ प्लासी। फिर 1764 में हमने किया बैटल ऑफ बक्सर। तो हम छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो पहले भी करते आ रहे थे, पर अब बेटा बहुत लंबा टाइम हो चुका था, और ये जो कॉलोनाइजर्स थे जिन्होंने हमें कॉलोनी बना के रखा था, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने चुन चुन कर ऐसे काम किए बेटा कि अब हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ गई थी कि हम कॉलोनाइज़र के अगेंस्ट में खड़े होंगे और अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करेंगे और अपने आप को फ्री कर लेंगे ऑपरेशन से, एक्सप्लॉयटेशन से। ये जो ब्रिटिशर्स हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उससे हम अपने आप को फ्री कर लेंगे, कॉलोनाइज़र के अगेंस्ट में जाकर के खड़े होंगे, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम हो चुका था। हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने की एक लिमिट होती है, वो लिमिट हम अब क्रॉस कर चुके थे बेटा। 1857 में फिर हमने किया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे अंग्रेज सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं। वो
सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर फिर भी हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। तो 1757 में किया हमने बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में किया बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद पूरे इंडिया में छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे रिवोल्ट होते रहे। फिर एक बड़ा रिवोल्ट हुआ 1857 में, जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। वो सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर फिर भी उसने एक फीलिंग हम लोगों के अंदर जनरेट कर दी थी कि वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम नेशन, है ना। एक बॉन्डिंग क्रिएट कर गया था 1857 का वॉर। उसमें हमने देखा कि हमारे सिपाहियों का जो करेज था, जो लीडर्स थे, उन्होंने एनकरेज किया लोगों को, लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया था 1857 में। उस टाइम में जो हमारे सिपाही थे, हमारे जो लीडर्स थे, वो हमें ये समझाने में सक्सेसफुल रहे कि जो ट्रू नेचर है ब्रिटिशर्स का वो क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे लीडर्स ने चैलेंज भी किया ब्रिटिशर्स के एग्जिस्टेंस को। तो बेटा कब हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 में हुआ था। और बेटा विद इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर, फिर और 100 साल लगे अभी हमें किसको, ब्रिटिशर्स को इंडिया से रिमूव करने में, ठीक है। पर फाइनली हमने कर लिया विद इन अ स्पैन ऑफ 100 ईयर। 100 साल के अंदर हमने, इंडियंस ने अपने आप को इतना एबल बना लिया कि हम किसको रिमूव कर पाए, ब्रिटिश को। कहाँ से, इंडिया से। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसीज क्या थी, क्या इफ़ेक्ट्स थे फॉरेन रूल के हमारे इंडिया के ऊपर, क्या कॉन्सिक्वेंसीज थी। देखो ब्रिटिशर्स हमारे कल्याण के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए तो इंडिया आए नहीं थे। दे वर देयर फॉर देयर वेलफेयर ओनली। दे आर ड्रेनिंग आवर वेल्थ इनटू इंग्लैंड। हमें मियर रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाकर छोड़ने वाले थे ब्रिटिशर्स, है ना। सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उनको तो रियून कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम सिर्फ क्या बन के रह जाएं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो भी प्रोडक्शन हो वो कहाँ नहीं करे, सिर्फ ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिश रूल था और जो उसके इम्पैक्ट थे इंडिया के ऊपर, उन्होंने इस तरीके की कंडीशंस को क्रिएट किया कि इंडियंस को लगने लगा कि भाई अब हमें यूनिफाई हो जाना चाहिए। तो थैंक्स टू ब्रिटिश रूल, the British rule and its impact on India created conditions for unification of Indian people into a nation। अब इंडियन पीपल परेशान होकर अंग्रेज़ों से ये सोचने लग गए थे भाई अब हम एक नेशन बनेंगे और इस तरीके से काम करेंगे कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटा दिया जाए। लोग धीरे धीरे ये रियलाइज़ कर चुके थे, और ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर क्लास का, एक पर्टिकुलर सेक्शन का व्यक्ति, भाई हमारा तो बुरा ही होना है जब तक ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते रहेंगे, जब तक कुछ ना कुछ हमारे लिए गलत होता रहेगा। अब अगर हर क्लास का, हर सेक्शन का जो बंदा था सोसाइटी में, उसे फील आने लग गया था कि उनका जो इंटरेस्ट है वो स्टेक पर है, दाव पर लगा हुआ है, इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते रहेंगे तो हमारे इंटरेस्ट को वो कभी भी फुलफ़िल नहीं करेंगे। इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया था एक क्लासिक कॉलोनी में। एक क्लासिक कॉलोनी किसको कहा जाता था, जो ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल दे, बहुत सारा पैसा दे और ब्रिटेन में बने फिनिश्ड गुड का यूज़र बन जाए। तो जो कंज्यूमर थे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के, हम बन गए, है ना। ब्रिटेन से जो भी कुछ आता उसे कंज्यूम करने लग गए, और हम सप्लायर भी बन गए किसके, रॉ मटेरियल के। रॉ मटेरियल दो बिल्कुल कम दामों पे और महंगे दामों पे ख़रीद लो उनसे क्या, गुड्स जो उन्होंने मशीनों में बनाए हैं, है ना। वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ ही चुका था। जो पीजेंट्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था और बहुत ज़्यादा वो सफ़र कर रहे थे अंडर द डिमांडिंग लैंडलॉर्ड्स, ग्रीडी मनी लैंडर्स। अच्छा, अंग्रेज़ तो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, वो एक बात अलग है कि भाई वो तो फॉरेनर थे, पर हमारे अपने लोगों ने भी कुछ कमी थोड़ी ना की। हमारे अपने मनी लैंडर हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, ये भी बहुत परेशान करते थे हमारे किसानों को। जो आर्टिशंस थे और जो हैंडीक्राफ्ट मैन थे, आर्टिशंस मतलब जो कलाकार जो लोग थे, हैंडीक्राफ्ट जो हाथों से नया नया क्राफ्ट बनाते हैं वो लोग, वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। ऑनस्लॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये जो फॉरेन गुड्स कंटिन्यू इंडिया में आता जा रहा था, ये लोग उस गुड के कारण सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। जो वर्कर्स थे फैक्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ बोले तो मिल में, प्लांटेशन की बात अगर हम करें, कौन से वर्कर्स जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, प्लांटेशंस मतलब
बहुत सारे टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशंस ब्रिटिशर्स ने इंडिया में स्टार्ट करा दिए थे। बेसिकली इनके ऑनर जो होते थे वो भी ब्रिटिशर्स ही होते थे, और इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में हमारे वर्कर्स से काम करवाते थे प्लांटेशंस में कि क्या बताएं। और माइन में काम करने वाला वर्कर, प्लांटेशन में काम करने वाला, माइन पता है ना आपको, कोल माइंस वगैरह, कोल माइन में काम करने वाला व्यक्ति या किसी भी माइन में काम करने वाला व्यक्ति, प्लांटेशन में काम करने वाला हमारा जो वर्कर है, फैक्ट्री में काम करने वाला जो वर्कर है, वो भी बहुत सफ़र कर रहा था। क्यों सफ़र कर रहा था भाई? क्योंकि उसके वेजेस होते थे बहुत कम, और जो वर्किंग कंडीशन होती थी वो होती थी इनहॉस्पिटेबल, बेकार, वॉशरूम्स नहीं हुआ करते थे, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी नहीं थी, मतलब ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं था, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे, सैलरी होती थी बहुत कम। जो एजुकेटेड इंडियंस होते थे वो भी समझने लग गए थे किसको? एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश को, कि भाई ब्रिटिश रूल जो है बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव है ना। इन्होंने हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन को एकदम बैक स्टेज में डाल दिया है। जो एजुकेटेड इंडियन थे वो समझ पा रहे थे कि क्या ट्रू एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है ब्रिटिश रूल का, और वो ये भी समझ पा रहे थे कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी ख़राब हो गई है, पॉलिटिकल कंडीशन कितनी ख़राब हो गई है। इकोनॉमिकली हमारी जो कंट्री थी वो बैकवर्ड रही, अंडर डेवलप्ड रही, पॉलिटिकली भी हमने डिस्क्रिमिनेशन को झेला, सेपरेशन को झेला। तो ना ही तो हमारी इकोनॉमी को बढ़ने दिया, ना ही हमें पॉलिटिकल राइट्स दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी एंड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। बेटा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। पहले क्या होता था, हमारा जो इंडिया था उसमें बहुत सारे जो एरियाज़ थे उन पे डिफरेंट रूलर रूल करते थे, सबके अपने अपने टैक्सेशन सिस्टम थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिल्कुल अलग हुआ करता था। पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल करने लग गए तो उन्होंने यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई, यूनिफॉर्म लॉज बना दिए, कानून भी सबके लिए यूनिफॉर्म थे, भले आप किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड को बिलोंग करते हों, रिच हो पुअर हों, आपके ऊपर कानून भी एक जैसे लगाए जाएंगे। फिर एक और ब्रिटिशर्स ने अच्छा काम किया कि रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, टेलीग्राफ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिससे लोग और पास आते गए, कम्युनिकेशन थोड़ा सा और आसान बन गया। और ब्रिटिशर्स हमारे कॉमन एनिमी हैं ये भी लोग जानने लग गए। दे रियलाइज्ड, उन्हें ये समझ में आ गया कि उनकी जो सफरिंग्स हैं वो सिर्फ एक ही कंट्री के कारण है, और वो कंट्री है ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड। दे रियलाइज दैट दे वर सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ कॉमन एनिमी। हम सबका एनिमी जो है वो कॉमन है, और वो कॉमन एनिमी कौन है? ब्रिटिश रूल। दे शेयर्ड द कॉमन प्रॉब्लम, उन सबकी जो प्रॉब्लम थी वो कॉमन थी, ठीक है। दे शेयर्ड कॉमन प्रॉब्लम्स। ब्रिटिशर्स परेशान तो सबको ही कर रहे थे, ठीक है, भले ही आप पीजेंट हो, आप किंग हो, क्वीन हो, आप क्राफ्ट पर्सनल हो, आप सब कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से ब्रिटिशर्स से परेशान तो उस टाइम में थे ही। तो लोगों को समझ में आने लगा कि भाई हमारी प्रॉब्लम जो है वो कॉमन है, और हम सेम नेशन का पार्ट हैं, और वो नेशन जिसको गुलाम बना कर रखा है किसने? ब्रिटिशर्स ने। बेटा अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन को, कि कैसे धीरे धीरे करके हम लोगों ने थ्रू ब्रिटिश एजुकेशन लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी को जाना। बहुत सारे हमारे जो इंडियंस थे उन्होंने इम्बाइब कर लिया था, ग्रहण कर लिया था कि सेक्युलरिज्म क्या है, डेमोक्रेटिक आउटलुक क्या है। फिर जो कंटेम्प्रेरी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, मतलब हम तो गुलाम थे, ठीक है, हमारे ऊपर तो ब्रिटिश रूल कर रहे थे, बट बेटा हमारे जैसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ में जो जनरल पब्लिक थी वो परेशान थी। जैसे फ्रांस की बात हम करें, फ्रांस कॉलोनाइज़र से परेशान नहीं था, फ्रांस अपने रूलर से परेशान था। तो जो कंटेम्प्रेरी नेशनल मूवमेंट पूरे यूरोप में चल रही थी, भले वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो, या और भी कोई मूवमेंट हो, इटली यूनिफिकेशन हो, जर्मनी यूनिफिकेशन हो, तब हमने देखा कि भाई यूरोप में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो सकती हैं। फिर हम रूसो की बात करें, मोंटेस्क्यू की बात करें, जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें, थॉमस पेन की बात करें, तो ये कुछ ऐसे फ़िलासफ़र थे जिन्होंने सीधे सीधे अथॉरिटीज़ के ऊपर अटैक किया, सेल्फ रूल की बात की, गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात की, है ना, कि भाई पावर का डिवीज़न होना चाहिए, किंग ही होल सोल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए।
तो जब ऐसे आइडियाज़ हमारे इंडिया तक पहुँचे, जब हम इंग्लिश में इन बुक्स को पढ़ पाए, तो हमें समझ में आया कि भाई हमें भी अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, है ना, हमें भी आज़ादी की बात करनी पड़ेगी। और ये जो बुक्स थी वो हमारे अंदर फिल करती थी एक न्यू एंथुजियाज़म को, एक नए उत्साह को, जोश को। हमने भी सपना देखा कि हमारा इंडिया भी प्रॉस्पर बनेगा, ठीक है, यूनाइटेड रहेगा। हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज थी ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन गई इंडियंस के बीच में, डिफरेंट रीजन्स के बीच में। पहले हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि अगर हम नॉर्थ के हैं तो साउथ में जाके कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कोई साउथ का बंदा है तो वो ईस्ट में कैसे कम्युनिकेट करेगा। पर अब हम सबको मिल चुकी थी एक कॉमन लैंग्वेज जो थी इंग्लिश। तो भाई पहले हम लोग बात नहीं कर पाते थे, इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, अब तो इंग्लिश हम सबके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। बहुत सारे नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर आए 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, हमारे अंदर सोशल पॉलिटिकल अवेकनिंग को राइज़ किया, ठीक है। कई बार हम उस एंगल से सोच नहीं पाते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हमने एक नई सोच को डेवलप किया। और जो न्यूज़पेपर थे उनका एक सिग्निफिकेंट रोल था लोगों को पॉलिटिकली अवेयर कराने में, उनके अंदर सोशल कॉन्शियसनेस को डालने में। जो नेशनल लिटरेचर था, भले ही वो नॉवल के फॉर्म में हो, ऐसे के फॉर्म में हो, पेट्रियाटिक पोइट्री हो, इसने भी एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रियोटिज़म को जन्म दिया, अराउज़ किया हमारे अंदर। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नॉवल पढ़कर ही रेडिकलाइज हो गए, है ना, लड़ने को तैयार हो गए। ऐसे पढ़ के, कई बार पोइट्री, कई बार सॉन्ग पढ़कर भी हम लोग सोचते हैं कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने बंगाली में बहुत कुछ लिखा। फिर आप सबको पता होगा कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेशनल एंथम किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जो असम से थे, असमी थे। सुब्रमण्यम भारती जो तमिल से थे। ये कुछ प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट राइटर थे जिनकी राइटिंग्स ने लोगों में बहुत एंथुजियाज़म को बिल्ड किया। सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लर्न कर लें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने पहला न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर इंडिया में स्टार्ट किया जिसका नाम था बंगाल गैजेट। बेटा वंदे मातरम वॉज अ पोअम फ्रॉम द 1882 नॉवल। बेटा वंदे मातरम एक पोम थी जो एक नॉवल के अंदर थी। वो नॉवल जो 1882 में लिखा गया जिसका नाम था आनंद मठ, जिसको लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम वॉज अ पोअम फ्रॉम द 1882 नॉवल आनंद मठ, जिसको लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अब हम बात करेंगे रीडिस्कवरी की कि भाई इंडियन पास्ट की रीडिस्कवरी होनी चाहिए। बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने इंस्पिरेशन ली इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज से, और बहुत सारे हमारे रूलर्स जिनके ग्रेट अचीवमेंट थे उससे, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अकबर। जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे और जो इंडोलॉजिस्ट थे जैसे विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर, कनिंगम, जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने भी बहुत रिसर्च किया, है ना, किसके रिगार्ड्स में, हिस्टोरिकल पास्ट के बारे में इंडिया के, और लोगों को अवेयर कराया कि भाई हाँ तुम्हारा भी अपना बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज था। मतलब देखो, जब तक जेम्स प्रिंसेप नहीं आते तब तक हमें पता ही नहीं चलता अशोक के रिगार्ड में। जेम्स प्रिंसेप हमारी कंट्री के नहीं थे, पर प्राकृत लैंग्वेज, खरोष्ठी लिपि को इन्होंने ही पढ़ा, समझा। अगर हम आज अशोक को जान रहे हैं, बुक में द ग्रेट अशोक को पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें थैंक यू किसको ही बोलना पड़ेगा बेटा, जेम्स प्रिंसेप को। तो ये सारे ही राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें हेल्प किया सो दैट वी हैव अ प्राउड ऑन आवर इंडियन कल्चर। आप जेम्स प्रिंसेप को पढ़ना, गूगल पर जाकर, बहुत कुछ इन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए किया है। फिर हमने देखा 19th सेंचुरी में बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। इन्होंने भी इंडियन पीपल के दिमाग में इंस्टिल किया प्राइड की फीलिंग को कि भाई हमारे यहाँ तो द्वैत है, अद्वैत है, इतनी सारी फ़िलॉसफीज़ हैं, उपनिषद हैं, इतने वेद हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो हमें अपने कल्चर के ऊपर क्या होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए।
हम पढ़ेंगे बेटा एटीट्यूड ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी एंड एरोगेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर। ब्रिटिश रूलर्स बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे, साथ ही साथ उनके दिमाग में रेशियल सुपीरियॉरिटी थी। हम गोरे हैं, हम अच्छे हैं, जितनी तमीज़ दुनिया में है वो हम में ही है, जितने सिविलाइज्ड हैं वो हम ही हैं। जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो अपने आप को रेशियली सुपीरियर समझते थे। किसके कंपैरिजन में? इंडियन के कंपैरिजन में। उनका जो एरोगेंस था और हाई हैंडेडनेस थी वो एक डीप सेंस ह्यूमिलिएशन का क्रिएट करती थी इंडियंस के माइंड के ऊपर। आप लोगों ने अगर नमस्ते लंदन मूवी देखी होगी तो नमस्ते लंदन में भी एक प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है कि वो क्या सोचते हैं हमारे लिए। तो बेटा इनकी जो एरोगेंस थी, देयर एरोगेंस एंड कॉन्स्टेंट हाई हेडेडनेस, दोनों ने ही एक डीप सेंस ह्यूमिलिएशन का क्रिएट कर दिया था। किसके दिमागों पर? इंडियंस के दिमागों में। फिर बेटा ये डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को भी अडॉप्ट करते थे, ठीक है। इसीलिए हमारी इंडियन सोसाइटी का हर क्लास फॉरेन रूल के खिलाफ हुआ, अगेंस्ट में हो गया। जो इंडियंस थे उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था कि वो यूरोपियन क्लब्स को ज्वाइन करें, फर्स्ट क्लास में बैठें, कुछ बीचेस पे हमें जाने नहीं दिया जाता था। दे नॉट परमिटेड टू ट्रेवल इन द सेम रेलवे कंपार्टमेंट विथ यूरोपियन। यूरोपियन के लिए फर्स्ट क्लास रिजर्व होता था, उसमें इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता था। अब बेटा अगर हम इंपॉर्टेंट पोजीशंस की बात करें ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, टॉप लेवल की पोजीशंस, उस पर ब्रिटिशर्स ही होते थे। हम इंडियंस की तो रीच के बाहर थी वो पोजीशंस, मतलब जानबूझ के इंटेंशनली हमें वो पोजीशंस नहीं दी जाती थी। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी एडमिनिस्ट्रेशन में वर आउट ऑफ बाउंड्स फॉर द इंडियंस। इंडियंस की पहुंच से तो वो बाहर थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई कर लिया था, उन्हें उनकी सर्विस से डिसमिस कर दिया बहुत ही फ्लिम्सी प्रीटेक्स्ट पर। मतलब जिसका सर था ना पैर था, उस बात को लेकर के हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया था। अगर बेटा हम फ्लिम्सी प्रीटेक्स्ट की बात करें कि भाई ये है क्या, तो जब वीक फॉल्स रीज़न दिया जाए, किसी मेन रीज़न को हाइड किया जाए और उसके बेसिस पे आपको गलत रीज़न देके बोल दिया जाए कि भाई जॉब छोड़ दो, ये काम मत करो, वो मत करो, इसी को कहते हैं फ्लिम्सी प्रीटेक्स्ट। तो हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना सर पैर की बात को लेकर के डिसमिस कर दिया गया था। अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड लिटियन, जब लॉर्ड लिटियन वाइस रॉय थे, कब से कब तक थे? 1876 से 1880, 4 साल ये रहे। तो इन्होंने बहुत सारे एंटी इंडियन मेजर्स लिए, ठीक है, चुन चुन के ऐसे काम किए जिससे हम इंडियंस को ह्यूमिलिएशन की फीलिंग आए, ठीक है। लॉर्ड रिपन जिन्होंने लॉर्ड लिटियन को सक्सीड किया था, उन्होंने भी कुछ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को लेके आए। लॉर्ड लिटियन के टाइम पे शायद वो आया, क्या आया भाई, आर्म्स एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, 1878 की बात है शायद। आर्म्स एक्ट आया और क्या आया आर्म्स एक्ट के बाद? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। फिर लॉर्ड लिटियन के बाद लॉर्ड रिपन आए, तो इन्होंने भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ को ऑप्ट किया। फिर एट द एंड होती है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल प्रपोज होता है 1883 में, जो इस बात की परमिशन दे देता है कि अगर यूरोपियन का भी कोई केस है तो यूरोपियन का ट्रायल भी इंडियन जजेस ले सकते हैं। तो पूरी यूरोपियन कम्युनिटी अगेंस्ट में खड़ी हो गई, कहने लगी भाई ये इंडियंस में इतना दिमाग है, ये हमारा ट्रायल चलेंगे? बिल्कुल नहीं, हम अपोज करते हैं, हमारा ट्रायल अगर कोई लेगा तो वो ब्रिटिश जज ही लेगा। तो इल्बर्ट बिल प्रपोज हुआ था 1883 में, जो अलाउ करता था इंडियन जजेस को कि भाई वो भी ट्राई कर सकते हैं यूरोपियन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम को। पर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हुआ यूरोपियंस की साइड से, एंग्लो इंडियंस की साइड से, और इस बिल को अमेंड किया गया। इंडियंस को ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि उन्हें एसोसिएशन बनानी पड़ेगी अपनी खुद की, तभी वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, फॉर्म की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी। कांग्रेस के बनने के पहले जो कोई इम्पॉर्टेंट प्री ऑर्गेनाइजेशन था तो वो था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। बेटा अब हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई? तो बहुत सारे पब्लिक एसोसिएशन बनने लग गए थे, किसके द्वारा? इंडियंस के द्वारा, ठीक है, टू
अरे फिर से सुनो बेटा, बहुत सारे पब्लिक एसोसिएशंस बनने लग गए थे और बनाने वाले कौन थे? अरे इंडियंस थे। और इंडियंस क्यों बना रहे थे? टू एजिटेट फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लाने के लिए। भाई अंग्रेज लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाए, इसके लिए हमने आंदोलन किए और बहुत सारी पब्लिक एसोसिएशंस बनाई। पर क्रेडिट जाता है ए.ओ. ह्यूम को, जो कि एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे। ए.ओ. ह्यूम। इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को साथ लेके आए, वो भी एक दो जगह से नहीं, इंडिया के डिफरेंट पार्ट से। ठीक है, और क्या स्टार्ट किया बेटा? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया, जिसने सिर्फ एक दो जगह के इंडियंस को साथ में नहीं लाए, इंडियन लीडर्स को साथ में नहीं लाए, पूरे इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से जो मेजर लीडर्स थे उनको साथ में लाने का काम किया किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। कब किया बेटा? 1885 में। जो फर्स्ट सेशन था कांग्रेस का वो बॉम्बे में हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1885। दिसंबर 1885 को बॉम्बे में कांग्रेस का सेशन हुआ। W.C. बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और 72 डेलीगेट्स ने इस कॉन्फ्रेंस को क्या कांग्रेस के फर्स्ट सेशन को अटेंड किया। तो ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे W.C. बनर्जी, और ये जो फर्स्ट सेशन था इसका वो बॉम्बे में हुआ और इसको अटेंड किया कितने लोगों ने बेटा? 72 डेलीगेट्स। अब हम पढ़ेंगे बेटा ब्रिटिश एटीट्यूड टूवर्ड्स द कांग्रेस। देखो जो ब्रिटिशर्स थे वो शुरुआत में तो बहुत इंक्लाइंड थे कांग्रेस की तरफ, ठीक है, उसके फॉर्मेशन को लेके बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे, पर जल्दी ही कांग्रेस को ओपनली क्रिटिसाइज़ करना चालू कर देते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। अब हम पढ़ेंगे बेटा मेन एम्स ऑफ द कांग्रेस और मेन एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला ये था creation of public interest in political questions and organization of public opinion in the country। पूरी कंट्री में पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज करना, लोगों में इंटरेस्ट को क्रिएट करना अबाउट व्हाट? पॉलिटिकल क्वेश्चंस। साथ ही साथ फॉर्म करना पॉपुलर डिमांड्स को, मतलब सारे लोगों की बहुत सारी डिफरेंट डिमांड्स थी, उसमें से कुछ कॉमन डिमांड्स को फॉर्मुलेट करके उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना। अब बेटा अगर हम 100 लोगों से मिलेंगे तो 50 डिमांड अलग अलग आ जाएंगी, तो उस 50 में से 10-12 अच्छी डिमांड्स को लेकर के ब्रिटिशर्स के सामने रखना, फिर नेशनल यूनिटी को क्रिएट करना, ठीक है, एमंग पॉलिटिकल वर्कर्स एंड लीडर्स। नेशनल यूनिटी को क्रिएट करना है पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स के बीच में। तो बेटा ये थे वो ए.ओ. ह्यूम जिन्होंने बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जिसे आज रूल करते हैं राहुल गांधी। Student, I'm ending this video here. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.